नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। हमें चाटुकारिता नहीं आती। हम वो बात बोलते हैं जो बोलनी चाहिए। हम सिर्फ इसलिए कि कोई सरकार में हम उनकी तारीफ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसलिए कि कोई विपक्ष में उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन सच को सच कहने का मादा हम रखते हैं। विधानसभा यानी लोकतंत्र का मंदिर, वो जगह जहां से झारखंड की दशा दिशा दोनों तय होती है। यहां सत्ता पक्ष होता है, यहां विपक्ष होते हैं। सवाल उठते हैं और सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन आज विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कुछ अजीब चीजें दिखी, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ध्यान देने की जरूरत है। असल में विधानसभा में पहले प्रश्नकाल चल रहा था और इस दौरान तमाम विधायक जो है वो प्रश्न पूछ रहे थे। ये वो प्रश्न होते हैं जिनको पहले ही सदन में डाल दिया जाता है और जिनके जवाब भी पहले दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी ही सरकार के अपने ही विधायकों ने घेरा। हम आपको 3 उदाहरण के तहत बताएंगे कि देखिए सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। 3 ऐसे मामले हम आपको बताते हैं। पहला मामला शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से जुड़ा हुआ है। असल में प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से एक सवाल बहरागोड़ा के विधायक समीर महांती ने पूछा। समीर महांती पूछ कुछ रहे थे और जवाब कुछ मिल रहा था। आखिरकार समीर महांती के सवाल को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी समझे कि भाई यहां पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सवाल समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद फिर से रामदास सोरेन ने जवाब दिया और जवाब से ये जो समीर महांती जो बहरागोड़ा विधायक वो झुंझला गए, मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं आप। जिसके बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को मैदान में उतरना पड़ा और शिल्पी नेहा तिर्की ने जवाब दिया। वो तस्वीरें बहुत अनकंफर्टेबल करने वाली थी राज्य सरकार के लिए। एक बार राज्य सरकार को इस तस्वीर को देखना चाहिए, एक बार इस पूरे मामले को देखिए, फिर हम अगला मामला भी आपको दिखाते हैं। विचारणीय विषय ही तो फिर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपका जो सवाल आपने किया उस सवाल को माननीय मंत्री जी महोदय ये खाली राज्य का बात नहीं है। पूरे देश के पैमाने में अगर आज विचार करेंगे तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा बीमारी है और ऐसे परिस्थिति में इसके जरिए में भी बहुत सारे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के स्रोत में जोड़ा जा सकता है। और आज भी बोल रहे हैं जब प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था है, इसका मतलब जो अमीर घर में पढ़ाई किया है उसके लिए आप व्यवस्था रखिए, उसके लिए दुनिया का व्यवस्था, दुनिया का ऑप्शन है। लेकिन गरीब घर का बेटा जिसका बाप खेत बेच के बच्चा को पढ़ाने का काम किया है, वो फिर प्राइवेट संस्थान में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि डीएलएड का ट्रेनिंग सब जगह तब आवश्यक कर दिए हैं। ऐसे परिस्थिति में मंत्री जी को ठोस इस पर निर्णय लेके जवाब देना होगा कि हाँ इसको हम चालू करेंगे और कब तक चालू करेंगे इसको भी वो जवाब दे सकेंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष की शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है, जो सर्वप्रति राज्य सरकार के में विचाराधीन माने हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको कहना कि अगर प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था है, हम तो सीधा सीधा मान रहे प्राइवेट संस्थान में व्यवस्था माने अमीरों के लिए है, फिर गरीब का बेटा के लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? और ये ठोस आप जवाब दीजिए कि माननीय मंत्री जी उनका सवाल एकदम सीधा सा सवाल है कि डीएलएड का कॉलेज सरकार के द्वारा संचालित था। अब कहीं ऐसा नहीं न हो कि प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट संस्थान जो चला रहा है उनके दबाव से कॉलेज बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको जांचवा लीजिए, आप इसको जांचवा लीजिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षित संस्थान द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा महाविद्यालय जिसकी मान्यता सक्षम प्राधिकार से है, जिनमें डीएलएड का परीक्षण का कार्य संचालित था। इस संस्थाओं में डीएलएड कोर्स का संचालन झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में निजी संस्थाओं द्वारा डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण संचालित है। नहीं, सवाल तो उस जगह है, माननीय सदस्य साहब को उस विषय को कहे।
कि संचालित है, लेकिन फिर से सरकारी संस्थान को आप चालू करिएगा या नहीं, इतने तो जवाब है। इसी पे सर अध्यक्ष महोदय, यही तो अध्यक्ष महोदय, ये हमारी विभागीय स्तर की बात है। इस पर हम जांच देख लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। आप जी सब विभागीय बातें हैं, लेकिन हमको कहना है कि ये बंद हुआ तो क्यों हुआ है, कौन सा हित के लिए, छात्र हित के लिए, बेरोजगार के हित के लिए, राज्य के हित के लिए आप ये संस्थान का आपका ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया है, इसको दिखवा लीजिए कैसे चालू हुआ है। अध्यक्ष महोदय दिखवा लीजिए। शिल्पी जी आप बोलिए कि दिखवा लेंगे और इसको चालू करेंगे। ठीक चलिए, क्या बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय? इसमें थोड़ा मंत्री जी का सहयोग करना चाहूंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। और जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों की सरकार या कोई भी राज्य सरकार बढ़ रही है, तो फेज आउट के हम लोग प्रक्रिया में हैं। तो जिस कारण से सरकारी संस्थाओं में बंद है, आइडियली इसको प्राइवेट संस्थाओं में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, मगर पैसा कमाने के चक्कर में अगर कर रहे हैं सर, तो हम लोग अपने सरकार की तरफ से प्राइवेट संस्थाओं में भी एक लेटर जारी कर सकते हैं। वो माननीय मंत्री जी का विचार रहेगा। अच्छा, उसको दिखवा लीजिए। 13,000 मानदेय स्वीकृत है। अध्यक्ष महोदय, यही तो अंतर है, आपको समझना होगा अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर ये लोग को दिया जा रहा है केंद्रीय वेतनमान के अनुसार 13,200, जबकि इसका अंतिम पारा में देखा जाए कि इनको प्रावधान है 27,500 से 28,250 रुपया तक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको विषयवार शिक्षक नियुक्त करते हुए, ताकि वो अलग अलग सब्जेक्ट में लोग ना पढ़ाएं, और संस्कृत का हो, किसी भी शिक्षक हो, तो उसका आसानी भी होगा और उनका वेतनमान भी बढ़ेगा। और उनका जो केंद्रीय वेतनमान है जो 27,000 तक है, वो ये असल बात 11,500 बहुत कम मानदेय हो जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको संशोधन किया जाए और उसको 27,000 तक इसको पहुंचाया जाए। बस वेतन की तो मांग है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त विषय के अतिरिक्त 89 अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर की गई है, जिन्हें वर्तमान में घंटी आधारित के स्थान पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को क्रमशः नियत मासिक मानदेय 27,500 एवं 26,000 विभागीय संकल्प संख्या 1842 दिनांक 6/7/2022 द्वारा प्राप्त हुआ। बोलिए, पूछना चाहते हैं, बोलिए। नहीं है, माननीय मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें दो तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर होते हैं जो सरकारी होते हैं, एक टीचर होते हैं जो मतलब डेली वेजेस पे रखे जाते हैं, घंटे आधारित रखे जाते हैं। तो जो रेगुलर टीचर होते हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें 10,000 राज्य सरकार देती है, 2,500 रुपया भारत सरकार का अंश आता है, उसमें वो 12,500 मिला करके उसको मिलता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का कहना है अध्यक्ष महोदय कि कस्तूरबा में जो शिक्षक है, जो केंद्र सरकार आधारित 28,000 से लेकर 30,000 तक मानदेय वो सरकार देना चाहती है, यानी ये जवाब चाहिए अध्यक्ष। क्या माननीय नीरल जी यही ना पूछना चाहते हैं? वाला मेरा पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी अभी तत्काल देना चाहते हैं या नहीं, उसी में बताइए। अध्यक्ष महोदय, नियमावली गठित की कार्रवाई प्रक्रिया दी। ठीक हो गया, नियमावली बन रहा है, हो गया। अब नियमावली बन रहा है, नियमावली में फिर संशोधन करके आप जिस विषय को रखे हैं उनको अंगीकृत करने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी। पहला मामला आपने देख लिया, अब दूसरा मामला। दूसरे मामले में हुआ कुछ यूं कि एक सवाल सुरेश बैठा, जो कांग्रेस के कांके से विधायक, उन्होंने उठाया। उन्होंने सवाल उठाया है कि इनके एरिया खलारी में खनन हो रहा है, सीसीएल कोयला निकालती है तो इसके लिए विस्फोट करती है, लेकिन विस्फोट में नियम कायदा सब ताक पर रखा जाता है। तो
तो घरों में दरार आ रही है। अब इसका जवाब मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो दे रहे थे, लेकिन योगेंद्र प्रसाद महतो ने बोला कि भाई इसका संज्ञान इनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विधायक जो है वो वहां पर पता कर लें कि ऐसा कोई मामला है तो बता दें, जिस पर कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप खड़े हुए, वो सरकार जो मंत्री का जवाब उस पर भड़क गए कि गजब बात कर रहे हैं, विधायक जाएगा वहां पे, ये तो सरकार का काम है। तो ये भी बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो गई। इसमें हाँ में हाँ राज सिन्हा जो बीजेपी विधायक उन्होंने भी मिलाया कि इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाने की जरूरत है। फिर स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा इसमें। एक बार इस मामले को भी देखिए, फिर एक और मामला जहां किरकिरी हुई वो भी दिखाते हैं। उत्तर आपको प्राप्त हुआ है? उत्तर का जी, क्या यह बात सही है कि रांची जिला अंतर्गत खलारी प्रखंड के एनके एरिया में विभिन्न कोयला खदानों द्वारा नियम विरुद्ध भारी विस्फोट किया जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या यह बात सही है कि भारी विस्फोट कारण आसपास बसे घरों में दरारें पड़ गई जाती है? तीसरा है, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कोयला खदानों द्वारा नियम विरुद्ध हो रहे विस्फोट को रोकते हुए प्रभावितों के घरों का आकलन कराकर उचित मुआवजा देने पर विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? साथ ही साथ मेरा कहना सर कि वर्षों से वहाँ रैयतों का जमीन लिया गया, उसका जमीन को लेकर विस्फोट करके उसको कोयला खदान बना दिया गया और वर्षों से वहाँ तालाब बना हुआ है। क्यों नहीं रैयतों को वैसे खाली पड़ी हुई जमीन को वापस क्यों नहीं किया जाए? मेरा ये मांग है। ये विषय प्रश्नगत नहीं है, प्रश्नगत नहीं है। आप प्रश्नगत जो सवाल आपका बनता है उसको बोलिए कि विस्फोट का आकलन कराने के लिए बोले, है ना? जी जी। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जो चिंता है, उनकी चिंता है कि खलारी प्रखंड अंतर्गत एनके एरिया में विभिन्न कोयला खदानों के द्वारा नियम विरुद्ध विस्फोट किया जाता है। महोदय, मैं सरकार का उत्तर बड़ा स्पष्ट है महोदय। उसमें इनको स्पष्ट किया गया है कि रांची जिला अंतर्गत खलारी प्रखंड में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एनके एरिया में धारित कोयला खदान पट्टा अंतर्गत संबंधित कंपनी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार संबंधित प्रावधान दिशा निर्देशों के आलोक में महोदय विस्फोट किया जा रहा है। दूसरा, उनका जो माननीय सदस्य का चिंता है कि कई घर क्षतिग्रस्त है। महोदय, सरकार के पास ऐसी कोई संज्ञान नहीं है कि क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। निश्चित तौर पर अगर सरकार के संज्ञान में आएगा या माननीय सदस्य के द्वारा संज्ञान में लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका आकलन करके उन पीड़ित परिवारों को उसकी मुआवजा दिया जाएगा महोदय। ठीक, मान्य सदस्य। अच्छा, उनको थोड़ा सा पूछने दीजिए। आपका कुछ है? 3 ही पूरक देंगे, 3 ही पूरक, जिसमें से मान्य सदस्य का फिर रहेगा। एक आप पूछ लीजिए, कुछ पूछ लीजिए महोदय। इनका देखिए, सरकार का जो माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि विस्फोट के द्वारा जो दरारें पड़ रही है घर में, उसका आकलन माननीय सदस्य ने मांगा है। अब माननीय मंत्री जी अगर उन्हीं को बोलेंगे कि आप इनका व्यवस्था करा दे कि कितना घर दरार पैदा हुआ है, तो बड़ा विडम्बना है। विभाग को चाहिए कि जो इनके एरिया क्षेत्र है वहां पे खनन तो हो रहा है, विस्फोट भी हो रहा है, वहां के जो रैयत हैं, वहां के रैयतों को उसका नुकसान भी हो रहा है। तो इनका कहना है कि भाई सरकार उन रैयतों को जिनका घर बना हुआ है उनको वहां पे व्यवस्थित करे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे। ठीक ठीक ठीक। और क्या बोल रहे थे राज जी? उस इलाके से आता हूं जहां अधिकांश इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट करके खनन कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये सीसीएल या बीसीसीएल का आंकड़ा अगर माननीय मंत्री जी मानेंगे तो वो तो कहेंगे कि हम नियमता कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, घोर धांधली है अध्यक्ष महोदय, और इतना ज्यादा विस्फोट है, उनको कोयला निकालने के लिए किसी हद तक वो जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और कोई भी ग्रामीणों का हो, मजदूरों का पूर्णतया शोषण किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह होगा, आपसे एक आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय कि इस पे एक सदस्यों का कमेटी बनाया अध्यक्ष महोदय, और ये पूरे झारखंड में इन जहां जहां खदान चल रहा है, जहां विस्फोट किए जा रहे हैं,
उसकी जांच करे, वहां के ग्रामीणों से उनको मुआवजा मिला कि नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसकी जांच के लिए एक समिति बना दिया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कई सदस्यों ने इस प्रश्न को पुट किया। हम एक बताना चाहेंगे महोदय कि देखिए डीजीएमएस का मानक है महोदय, और डीजीएमएस के मानक के अनुरूप सीसीएल जो है परियोजना द्वारा विस्फोट किया जाता है कोयला उत्खनन करने के लिए। माननीय राजेश जी ने कहा कि भाई इनको माननीय सदस्य को ही कह दिया गया कि आप जांच प्रतिवेदन बताएं। मैंने ये नहीं कहा महोदय, मैंने ये कहा कि उसकी राज्य सरकार के पास कोई संज्ञान नहीं है, कोई इस तरह का विषय नहीं आया। अगर किसी तरह से विषय, चूंकि माननीय सदस्य के द्वारा भी कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि फल्ला आदमी का घर टूटा हुआ है महोदय, फल्ला आदमी का घर क्षति हुआ है। मैंने कहा कि अगर जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और उसको मुआवजा भी दिलाने का काम करेंगे महोदय। आप प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता निर्देशित कौन करेगा? आप न करेंगे? प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता राजेश जी, प्रश्नकर्ता प्रश्नकर्ता पूछिए। खिलारी प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत में इस तरह का कई घर हैं, दरारें पड़ गई है। ये पूरा गोल ओवर झारखंड का मामला है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, इसके लिए माननीय कमेटी बना दीजिए, कमेटी बना दीजिए, जाके लोग आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सच्चाई सामने आ जाएगी। माननीय सदस्य, एक आदमी बोलिए। मनोज बाबू, एक आदमी मनोज बाबू बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ मुझे पूरे राज्य स्तरीय मामला महोदय, बड़का गांव भी एनटीपीसी माइनिंग कर रही है, सीसीएल माइनिंग करता है, वहां भी रोज सूचनाएं आती है, रोज घर टूट रहे हैं महोदय। निश्चित रूप से मैं राज सिन्हा जी के जो मांग किया है कि राज्य स्तरीय कमेटी बना जाए, कमेटी बना के जांच कराया जाए, और यह जो अवैध माइनिंग जो अब हम लोग मंत्री से उत्तर ले लेते हैं, मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। बैठिए महोदय, मंत्री से उत्तर ले लेते महोदय। मंत्री जो माननीय सदस्य का जो चिंता है उस पर हम दिखवा लेंगे, जांच करवा लेते हैं महोदय। ठीक, हो गया चलो, हो गया, और जांच करवा लेंगे, दिखवा भी लेंगे, आश्वासन भी दे दिए, आश्वासन हो गया। बट अब आपको हम तीसरा मामला दिखाते हैं। तीसरे मामले में क्या हुआ कि मथुरा महतो जो टुंडी से विधायक है, मथुरा महतो ने सवाल उठाया कि भाई बालू पत्थर ये खनिज में आता है कि नहीं, खनिज किसको किसको राज्य सरकार मानती है। योगेंद्र प्रसाद डीएमएफटी को लेकर के जवाब देने लगे। मथुरा महतो फिर उठे, बोले मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा कि खनिज बालू पत्थर को सरकार मानती है कि नहीं मानती है, खनिज किसको मानती है। योगेंद्र प्रसाद फिर से डीएमएफटी फंड की बात करने लगे। असल में जो सदन में प्रश्न डाला गया था वो ये डाला गया था कि अब बालू पत्थर भी डीएमएफटी फंड के तहत आता है, डीएमएफटी के तहत आता है, जिससे अगर बालू जहां से निकलता है तो उसका भी सीमांकन होना चाहिए। तो इससे जुड़ा सवाल था। तो इसका जो जवाब मिला था वो जवाब मथुरा महतो समझ नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए वो सवाल थे। लेकिन मथुरा महतो जो सवाल पूछ रहे थे वो मंत्री नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर से बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो गई। विधायक मथुरा महतो तो झुंझला तक गए। एक बार इसको भी देख लीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक कोई बुल चाहिए मेहनत कर करके और मान्य सदस्य को संतुष्ट करेंगे। मान्य सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है। सिर्फ माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि खनिज में कौन चीज, क्या क्या चीज है खनिज में महोदय, ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का बड़ा प्रश्न है महोदय, डीएमएफटी के फंड के खर्चा की प्रणाली और रूपरेखा, उसकी नियमावली पर। उनका कहना है महोदय कि डीएमएफटी फंड 2024 से पहले 15 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भी, ज्यादा क्षेत्रों में भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रेडियस में भी काम होता था। लेकिन 2024 के बाद उसको दायरा एक सीमित कर दिया, उसकी दायरा कर दिया गया है 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उसका दायरा कर दिया गया महोदय कि कोई भी जिला डीएमएफटी फंड का खर्चा 15 किलोमीटर के दायरे तक ही करेगा। तो मैं माननीय
सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि चूंकि पूर्व में 15/1/2024 के पूर्व इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि डीएमएफटी फंड की राशि को जिला समिति के द्वारा बैठक करके उसको अपने हिसाब से उसको खर्चा करता था, जिसकी दूरी भी ज्यादा थी। लेकिन महोदय, बड़ा आश्चर्य होगा आपको भी जान करके कि 15/1/2024 को खान मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत नियमावली को संशोधित करने का दिशा निर्देश प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY 2024 को समाहित किए जाने का आदेश निर्गत किया गया महोदय, और उस पर राज्य सरकार ने कई बार उनका आपत्ति दर्ज किया महोदय। 15/1/2024 को केंद्र सरकार का आता है महोदय कि नियमावली चेंज करने, जब हमारी सरकार 9/10/2024 को कई आपत्तियां, कई सुझाव, कई अनुनय विनय किया, उसके बाद भी केंद्र सरकार एक नहीं सुना महोदय, और उसी SOP पर हम लोग को काम करने के मजबूर किया गया, और तदुपरांत 9/10/2024 को ये झारखंड मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2024 का अधिसूचित करना पड़ा महोदय। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है महोदय। हम आपके माध्यम से सदन में कहना चाहेंगे कि महोदय, ये नियमावली जो बना है, केंद्र सरकार जो डायरेक्शन दिया है, निश्चित तौर पर राजहित में, जनहित में नहीं है महोदय। ये पूर्व की संशोधन होना चाहिए। हम चाहेंगे महोदय कि हमारी सरकार है, इस पर हम लोग पुनः एक बार प्रयास करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जितना बात बोला उत्तर में सब हम देख चुके हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि खनिज में क्या क्या चीज जो समाहित है, क्या उसमें बालू, क्या उसमें पत्थर आता है कि नहीं, कि सिर्फ कोयला ही है। अगर खनिज में बालू पत्थर आदि है, या फिर कोयला का जो है तो सीमांकन भी होना चाहिए किस चीज का। हमारा ये जो मिनरल जो चीज हमारे झारखंड में है, सिर्फ कोयला ही तो नहीं है, खनिज से भरा ये झारखंड है। इसलिए इसका जैसे भी हो राज्य सरकार इसमें गंभीरता दिखाए, और वैसे क्षेत्र में भी काम हो डीएमएफटी का, जिस क्षेत्र में बालू पत्थर आदि है। इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का चिंता लाजमी है, उनकी जानकारी चाहिए, लेकिन उनका पूरक प्रश्न में नहीं है महोदय। पूर्व मंत्री जी का हाँ, पूर्व मंत्री जी का उनका सदस्य, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं वो पूरक विषय में नहीं लाए हैं कि आखिर खनिज ट्रस्ट का पैसा किससे फंड से, बालू से कितना आता है, कोयला से, और किन किन विषयों से और किन किन जगहों से आता है, तो उनका पूरक विषय में नहीं है महोदय। तो हम उनको व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि अगर उस प्रश्न में नहीं है, उनको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मैं उनको मुहैया करा दूंगा महोदय। ठीक, आपको मुहैया करा देंगे। हम वो कहाँ मांग रहे हैं, हम कहाँ मांग रहे हैं बालू से कितना आता है, हम उससे मांग तो नहीं रहे। हम इतना जानना चाहते हैं कि खनिज के भाई क्या है। वो भी प्रश्न आपका व्यापक है, लघु खनिज है, तरह तरह की बात नहीं, हमारा उसका भी जानकारी आपको दे देंगे, आप दे देंगे, बोले नहीं, हमको जो जानकारी दिया गया है उसमें है कोयला ही सिर्फ। ओह अच्छा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या बालू खनिज में है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। हम नहीं जानना चाहते कितना आता जाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि सिर्फ कोयला ही खनिज की गिनती में आता है कि बालू और पत्थर भी है। अगर बालू और पत्थर है तो उसका भी 15 किलोमीटर दूरी होना चाहिए मापा। माननीय सदस्य महोदय, हमने इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि वो जानना पूरक विषय में नहीं है। उनका क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि किससे किससे मिनरल आता है, पैसा आती है, रॉयल्टी आता है, उसमें नहीं है महोदय। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि जितने भी मिनरल्स है उस सब से रॉयल्टी आती है, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, लोहा हो, अबरक हो, सबसे आती है महोदय। कहाँ पूछ रहे हैं महोदय कि हम कहाँ से, वो तो हम थोड़ी पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा हम सहयोग माने वो इस विषय पर नहीं जानना चाहते हैं, वो खाली जानना चाहते हैं जो खनिज में क्या क्या आता है। हाँ, यही जानना बालू हुआ, लोहा अयस्क हुआ, कोयला हुआ, यूरेनियम हुआ। मैं तो कहा महोदय, हमने तो कहा कि लोहा है, सोना है, बॉक्साइट है, कोयला है, तांबा है, यूरेनियम है, मैं तो कह रहा हूँ महोदय।
सारा खनिज में ही आता है। बालू आता है कि नहीं? माइनर मेजर दोनों में आता है मेजर। अगर बालू में को खनिज की गिनती में है तो बालू घाट की भी दूरी डीएमएफडी में आना चाहिए। मेरा ये सब संज्ञान में ले लीजिए माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, दिखवाल ठीक महोदय। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। तब ये 3 केसेस हमने आपको दिखाए। देखिए इसके ये मायने हो सकते हैं कि मंत्रियों ने प्रॉपर तैयारी नहीं की, प्रॉपर होमवर्क नहीं किया। आप जब विधानसभा के सत्र में आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर होमवर्क की जरूरत है। और जब इस तरीके की चीजें विपक्ष के साथ होते हैं, विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं, सरकार जवाब देती है, विपक्ष संतुष्ट नहीं होता, तो बात समझ में आती है। ठीक है, संतुष्ट ना होना विपक्ष का कर्तव्य है, लेकिन जब आपके खुद के विधायक संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सवाल थे ये खनन विभाग से जुड़े हुए थे। खनन विभाग खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा हुआ है और विधानसभा में जवाब देने के लिए योगेंद्र प्रसाद महतो को और विधानसभा में जवाब देने के लिए उन्होंने मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो को अधिकृत किया है। ऐसी स्थिति में जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो यह बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है। और गजब की बात है कि कोई आपको यह बात बताएगा नहीं, लेकिन हम सच में झारखंड का भला चाहते हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपका भला चाहते हैं, तो इसीलिए आपकी सरकार का भला चाहते हैं। इस पर आप संज्ञान लें।